Hello everyone, this is Manisha Chauhan and welcome back to Education Unfurl Biology. In this video series, we are going to discuss about cell cycle, and this is the first lecture of this video series, and in this lecture we are going to discuss about the phases of the cell cycle. So इसको शुरू करते हैं. So as we know कि जो cells होते हैं वो divide करते हैं. इस डिवीजन के दौरान क्या होता है कि कोई एक सेल है वो डिवाइड करेगा और वो दो सेल्स बनाएगा आगे. फिर ये दो सेल्स जो हैं वो आगे डिवाइड करके आगे सेल्स बनाएंगे. तो ये जो सेल है जिसकी डिवीजन की वजह से आगे दो सेल्स बन रहे हैं, इस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल. और इस सेल से बनने वाले जो दो आगे सेल्स हैं, जो नए सेल्स बने हैं इस सेल की डिवीजन की वजह से, उनको बोलते हैं हम डॉटर सेल्स. तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने. अब ये जो दो डॉटर सेल्स हैं ये भी आगे ग्रो करेंगे और फर्दर डिवाइड करेंगे. जैसे ये वाला सेल है, ये आगे ग्रो करेगा और ये डिवाइड करेगा, ये आगे दो सेल्स देगा, और ये वाला जो डॉटर सेल था ये भी आगे दो सेल्स बनाएगा. तो ये जो एक पेरेंट सेल है इससे दो सेल्स बने, उसके बाद कितने बने? 4. अब ये 4 सेल्स भी आगे डिवाइड करके कितने सेल्स बना देंगे? 8 टोटल में. एक सेल से 2 तो 4 से 8. तो ये जितने भी सेल्स हैं जो ग्रो करके डिवाइड कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम प्रोजेनी. तो ये हमारा हो गया पेरेंट सेल, और इसकी प्रोजेनी क्या हो गई? ये सारे सेल्स या इनसे जो भी आगे सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे इसकी प्रोजेनी हो गए. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं. बैक्टीरियम को अगर हम ओवरनाइट इंक्यूबेशन कराएं, उसको एक न्यूट्रिएंट अगार मीडियम दें प्लेट में और उसको इंक्यूबेशन कराएं, तो वो रात भर में ही एक कॉलोनी फॉर्म कर लेगा. उस कॉलोनी के अंदर उसके मिलियंस ऑफ प्रोजेनी सेल्स होते हैं. ठीक है, एक बैक्टीरियम से मिलियंस ऑफ सेल्स बन गए. ठीक, तो ये किसका एग्जांपल है? सेल डिवीजन का. सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं नंबर में, तो वो प्रोजेनी बना रहे हैं अपनी. सिमिलरली एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, यानी एग की फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है. उस पर्टिकुलर एक सेल से, एक फर्टिलाइज्ड एग की वजह से, उसकी डिवीजन की वजह से आगे एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? सेल डिवीजन का. तो ये जो डिवीजन हो रही है ना सेल्स की, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जब वो डिवाइड कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं डिवाइड करते. उनकी एक केयरफुल रेगुलेशन होती है. वो एक रेगुलेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिवाइड करते हैं. सेल कैसे ग्रो करेगा, कब डीएनए रेप्लिकेट होगा, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट होती हैं. और उसके बाद जो प्रोजेनी सेल्स बनते हैं उनके अंदर पेरेंट सेल का जो जीनोम है वो इंटैक्ट जो है प्रोजेनी सेल्स में चला जाता है. तो जो एक सेल है जो डिवाइड करने वाला है, जब वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, मतलब उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जो अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जब वो शुरू होते हैं, उस शुरुआती पॉइंट से लेकर जब तक वो दो डॉटर सेल्स बना लेता है, उस पॉइंट तक जो भी उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल. तो सेल साइकिल में क्या होगा? स्टार्ट से लेके जब तक दो डॉटर सेल्स नहीं बन जाते, वो पूरी की पूरी जो प्रतिक्रिया है वो सारी की सारी कहलाती है सेल साइकिल. ठीक है, तो वही हम सेल साइकिल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और उसके जो भी फेजेस हैं जिसमें उसको डिवाइड किया जाता है आगे देखेंगे हम, वो पढ़ने वाले हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल साइकिल, तो जो डिवीजन साइकिल है यूकैरियोट्स की मोस्टली सेल्स में, यहाँ पे एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस शो करेगा. मतलब सेल की ग्रोथ, डीएनए की रेप्लिकेशन, जो भी डिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल के डिवीजन, ये बहुत ही रेगुलेटेड और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है. यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. लेकिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. दे डू नॉट हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, है ना. उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता. तो इसी वजह से उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती. माइटोसिस क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना, उसके कंटेंट का डिवीजन. तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा, तो उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती. तो जिस प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं ना, वो प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो वो सेल साइकिल का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. जैसे ही पिछली डिवीजन से एक नया सेल बना है, एक पेरेंट जो सेल है उससे उसकी प्रोजेनी बनी है, डॉटर सेल्स बने हैं, वो जो डॉटर सेल है वो जैसे ही फॉर्म हुआ वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर देगा. ठीक है, फिर वो ग्रो करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, जब तक कि उसका डीएनए कम्प्लीटली रेप्लिकेट नहीं हो जाता. जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, उसकी ग्रोथ हो चुकी है, तो उसके बाद वो फिर से डिवाइड कर देगा और जो नया सेल है वो फिर से इस प्रोसेस में शुरू हो जाएगा, है ना. तो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स की तरह सेल साइकिल नहीं होती. यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल साइकिल है उसको हम फेजेस में डिवाइड करते हैं. 4 प्रोमिनेंट फेजेस हैं. ठीक है,
तो जो सेल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स के अंदर, तो सेल ग्रोथ तो यूकैरियोट्स में भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली होती है सेल की ग्रोथ। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है ना, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 4 के 4 फेज़ में ही डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक। तो इन 4 में से एक ही ऐसा फेज़ है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वो अभी हम देखेंगे आगे। तो अगर मैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करूँ, ठीक है, तो सेल साइकिल को दो, जो ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एम फेज़ और इंटरफेज़। एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस, तो एम फेज़ में क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस मतलब न्यूक्लियर डिविजन होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो डॉटर क्रोमोसोम्स है ना, उनकी सेपरेशन होगी। और माइटोसिस जब हो जाएगा, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल की डिवीजन। अब ये जो एम फेज़ है और जो साइटोकाइनेसिस है, ये टोटली दोनों मिला के सिर्फ 1 ही घंटे का प्रोसेस है, ठीक है। ह्यूमंस में 1 ही घंटे का प्रोसेस है, और जो पूरी की पूरी सेल साइकिल है ह्यूमंस में अप्रॉक्सीमेटली वो 24 घंटे का प्रोसेस है, ठीक है। कल्चर अगर हम ह्यूमन सेल्स को करें और पढ़ें कि कितनी ड्यूरेशन है, देखें, उसको ऑब्जर्व करें, तो पूरी की पूरी जो सेल साइकिल है, ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में, अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे में पूरी करता है। और उसमें से जो एम फेज़ और साइटोकाइनेसिस की ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1 ही घंटे की रहती है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया, माइटोसिस फेज़ और इंटरफेज़ 2 फेजेज़ हैं। माइटोसिस सिर्फ 1 घंटे का, टोटल जो प्रोसेस है वो 24 का है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इंटरफेज़ है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे जो इंटरफेज़ है ना, वो 95% जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो इंटरफेज़ की है। हालांकि हम इंटरफेज़ को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेशन और इसकी एक्टिविटीज़ बहुत है, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी बताई, 95% ऑफ सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज़ की है, यानी सेल अपना 95% की जो लाइफ है ड्यूरिंग डिवीजन प्रोसेस, वो कहाँ स्पेंड करता है, इंटरफेज़ में स्पेंड कर रहा है, एक सेल साइकिल में, है ना। नाउ अगर मैं देखूँ तो एक सेल जो है वो माइटोसिस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इंटरफेज़ आएगा। इस डायग्राम में देखो, जैसे माइटोसिस हुई, फिर उसके बाद इंटरफेज़ आया। इंटरफेज़ के बाद सेल फिर से माइटोसिस करेगा। तो इंटरफेज़ को मैं क्या कह सकती हूँ, दो माइटोसिस के बीच का जो पीरियड है उसे इंटरफेज़ कह रहे हैं हम, है ना। और इंटरफेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना, वो बहुत ही डीकंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। डीकंडेंस्ड होते हैं यानी कि जो रेप्लिकेशन होगी, डीएनए सिंथेसिस होगी, वो भी यहीं होगी। माइटोसिस के टाइम पे तो डीएनए इतने डीकंडेंस्ड नहीं होते, दे आर कंडेंस्ड, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन इतनी पॉसिबल नहीं होती। तो रेप्लिकेशन कहाँ होगी, इंटरफेज़ में होगी, ठीक है। अब जो इंटरफेज़ है, इसमें दो प्रोसेसेस हो रहे हैं प्रोमिनेंटली। पहला सेल ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन। वो मैंने बताया, रेप्लिकेशन का क्या रीज़न बताया, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीकंडेंस्ड होते हैं, तो रेप्लिकेशन यहाँ पे सपोर्ट हो जाती है, ठीक। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेल साइकिल है हम उसको ब्रॉडली दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा एम फेज़ और दूसरा क्या हो गया हमारा इंटरफेज़। इंटरफेज़ को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़, है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अब हम इन फेजेस को, इंटरफेज़ के जो भी फेजेस हैं, एस फेज़, G1 फेज़, G2 फेज़, इनको थोड़ा देखेंगे कि इनमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। सो एम फेज़ के अंदर माइटोसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होती है। उसके बाद सेल क्या करता है, उसकी साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। और फिर दो सेल्स बनते हैं एक से, है ना। तो ये जो नए सेल्स बने हैं, अब ये कहाँ एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे G1 फेज़ में। G1 फेज़ यानी कि गैप 1 फेज़। सो ये जो G1 फेज़ है, ये पहला गैप फेज़ है इस सेल साइकिल का, है ना। और जो भी यहाँ पे सेल्स होंगे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। G1 को अगर हम देखें तो इसको भी हम अर्ली G1 फेज़ एंड लेट G1 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी जो सेल साइकिल है, एक सेल साइकिल है, इसमें जो बाकी के जितने भी फेजेज़ हैं, जैसे एस फेज़ हो गया, G2 हो गया, एम हो गया, इन सबसे लंबा जो फेज़ है वो है G1 फेज़। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़, 11 घंटे का फेज़ है ये। इट लास्ट फॉर अबाउट 11 आवर्स, ठीक है। जब सेल G1 फेज़ में है ना, तो वो खुद को इस तरीके से तैयार करता है कि अब मैं एस फेज़ में जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो वो खुद को प्रिपेयर करेगा कि वो एस फेज़ में चला जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जितने भी साइटोसॉलिक ऑर्गेनेलीज हैं उनके डुप्लीकेशन
वो अपना जीनोम चेक करेगा कि उसमें कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेगा। इसी फेज़ में, जीवन फेज़ में, जो एक मेन रोल है वो प्ले करता है P53 और रेटिनोब्लास्टोमा। यानी कि P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जो फंक्शन करते हैं वो मेनली इसी फेज़ में करते हैं। तो जो लेट जीवन फेज़ मैंने बताया था, एक अर्ली होता है, एक लेट होता है। जो लेट जीवन फेज़ होता है ना, उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट स्टेज। यहाँ पे आके सेल डिसाइड करता है कि मैं इस कैपेबल हूँ या नहीं हूँ कि मैं एस फेज़ में जाऊँ, ठीक है। अगर मान लो कि सेल इतना अभी तैयार नहीं है कि वो एस फेज़ में जाए, तो जो सेल है वो एंटर कर जाता है इनटू G0 स्टेज, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सेल इतना रेडी है कि वो एस फेज़ में जाए, तो वो एस फेज़ में एंटर कर जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ और कि जीवन फेज़ में सेल जो है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो पूरी सेल साइकिल है उसमें सेल जो है वो ग्रोथ तो कर ही रहा है, लेकिन जीवन फेज़ में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। अब जो सेल है वो जीवन में था, अब वो तैयार है जीवन से एस फेज़ में आने के लिए, तो वो एस फेज़ में आ जाता है। एस फेज़ में जब वो एंटर करता है तो वहाँ पे शुरू हो जाती है डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अगर मान लो डीएनए का कंटेंट जो सेल के अंदर है वो है 2C, ठीक है, तो वो कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा, यानी 4C हो जाएगा। हम यहाँ पे डीएनए कंटेंट की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की नहीं, ठीक है। तो जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जीवन में नहीं हो रही थी, एस फेज़ में शुरू हो गई, तो डीएनए का कंटेंट जो है यहाँ पे डबल हो गया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हो रही है वो हो रही है सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़, जैसे हमने देखा था कि जीवन की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 11 आवर्स की, है ना। एस फेज़ की जो ड्यूरेशन है वो है 8 आवर्स की, ठीक। तो एस फेज़ जो है वो 8 घंटे लास्ट करेगा। अब जब सेल ने एस फेज़ कंप्लीट कर लिया और उसको उसकी जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन पूरी हो गई, सिंथेसिस फेज़ कंप्लीट हो गया, तो अब जो सेल है वो जाएगा G2 फेज़ में, ठीक है। ये दूसरा गैप फेज़ है इस पूरी सेल साइकिल का, ठीक। यहाँ पे जब सेल आ जाता है तो सेल की ग्रोथ तो हो ही रही है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सेल जो अपनी तैयारी कर रहा है कि वो एम फेज़ में एंटर कर जाए। एम फेज़ में क्या होने वाला है, सेल की न्यूक्लियर डिवीजन होने वाली है, तो उसको एंटर कर जाए, इस चीज़ की तैयारी G2 फेज़ में करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन G2 और G1 दोनों में हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सेल होता है ना, ये वो बेसिकली सेल फेज़ है जहाँ पे सेल फाइनली ये डिसाइड करता है कि उसको अब आगे डिवीज़न करनी है, न्यूक्लियर डिवीजन एंड हेंस साइटोकाइनेसिस करनी है, या फिर उसकी अपोप्टोसिस होगी। अपोप्टोसिस किस केस में होगी, अगर मान लो सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, जो करेक्ट भी नहीं हो रही है, तो उस सेल की क्या हो जाएगी, अपोप्टोसिस हो जाएगी, वो सेल एम फेज़ में नहीं जाएगा, ठीक। ये जो G2 फेज़ है ये बेसिकली 4 घंटे का फेज़ होता है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 4 आवर्स। तो G1 की हमने ड्यूरेशन देखी थी 11 आवर्स, एस फेज़ की देखी थी 8 आवर्स एंड G2 फेज़ की कितनी है, 4 आवर्स, ठीक है। G2 फेज़ में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू तो हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, कंप्लीशन एम फेज़ में होगी। तो G2 फेज़ में आया सेल, जब एस फेज़ से जितनी भी डीएनए सिंथेसिस है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गई, उसके बाद वो कहाँ आया, G2 फेज़ में आया। G2 फेज़ में उसने तैयारी किस चीज़ की करी कि वो एम फेज़ में एंटर कर जाए। 4 घंटे का ये फेज़ है, उसके बाद सेल कहाँ चला जाएगा, एम फेज़ में, और एम फेज़ की ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर की। एम फेज़ में सेल क्या परफॉर्म करता है, कार्योकाइनेसिस, और उसके बाद सेल चला जाता है फॉर साइटोकाइनेसिस, ठीक। So now let us talk about the duration of cell cycle या फिर duration of cell cycle phases, ठीक है। अभी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो टोटल, जो अगर पूरा का पूरा टाइम कैलकुलेट करा जाए तो वो 24 घंटे लगाते हैं एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने में। एक सेल 24 घंटे लगाएगा और एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जीवन फेज़ का मैंने बताया 11 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, एस फेज़ का क्या था, 8 आवर्स, G2 4 आवर्स एंड एम फेज़ 1 आवर। एम फेज़ एंड साइटोकाइनेसिस दोनों कलेक्टिवली 1 आवर, ठीक है। लेकिन जो बर्निंग यीस्ट होता है उसके अंदर सारे के सारे फेजेस कंप्लीट करने की ड्यूरेशन क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ये जो ड्यूरेशन है ये वेरी करती है, यानी ये डिफरेंट हो सकती है। तो इसी वेरिएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अर्ली एम्ब्रियो सेल्स का। ये जो अर्ली एम्ब्रियो सेल होता है, एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा या फिर उससे भी कम का टाइम लेता है,
जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई हुई है अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में क्या होता है, एग का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है और अपने से छोटे सेल्स बनाता है। जैसे यहाँ पे ये जो सेल है ये डिवाइड कर रहा है, अपने से छोटे सेल्स बना रहे हैं। ये सेल्स फर्दर डिवाइड करके अपने से छोटे सेल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि सेल जो है अपना साइज़ नहीं बड़ा कर रहे हैं। और ग्रोथ जो है प्रोमिनेंटली कहाँ पे होती है सेल साइकिल में, कौन से फेज़ में होती है, G1 और G2 फेज़ में, गैप 1 एंड गैप 2 फेज़ में होती है सेल की ग्रोथ। तो यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि G1 और G2 फेज़ नहीं है यहाँ पर S फेज़ है, उसके बाद M फेज़ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो S फेज़ है, M फेज़ है, फिर डिवीजन हो गई, फिर S फेज़, फिर M फेज़, फिर डिवीजन होगी। S फेज़ में क्या होगा, DNA की रेप्लिकेशन हो जाएगी। M फेज़ में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, सेल है, सेल की डिवीजन हुई, 2 सेल्स बने, ग्रोथ नहीं हुई, फिर इनकी डिवीजन हुई, यहाँ पे इक्वेटोरियल डिवीजन हो रही है वो हुई, फिर 4 सेल्स बन गए, उसके बाद डिवीजन हुई एंड फर्दर सो ऑन। तो यहाँ पे जो एक सेल है, जो पेरेंट सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल है, उसके डिवीजन की वजह से, साइटोप्लाज्म के डिवीजन की वजह से स्मॉलर सेल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि ड्यूरेशन जो है वो वेरी कर सकती है ना। अब कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवीजन जो है वो सीज हो जाती है, यानी कि आगे डिवीजन होएगी ही नहीं, दे वोंट डिवाइड फर्दर। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, दे ऑल्सो डू नॉट रिन्यू, मतलब अगर डैमेज हो गया तो वो रिन्यू भी नहीं करेंगे। अडल्ट्स की बात करें, अडल्ट एनिमल्स में नर्व सेल्स जो हैं वो डिवीजन नहीं शो करते। ठीक है, तो पहले हमने देखा ह्यूमन सेल्स जो 24 घंटे लगा रहे थे, फिर हमने देखा कि एम्ब्रियो सेल्स जो होते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं उनमें आधे घंटे से भी कम का टाइम लगा रहे हैं ना, उनके अंदर ग्रोथ फेज़ ही नहीं हो रहा, वो स्किप हो रहा है। फिर नर्व सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड ही नहीं करते हैं, वो रिन्यू भी नहीं करते हैं अगर डैमेज हो गया तो। पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे स्किन फाइब्रोब्लास्ट हो गया या लिवर सेल्स हो गए, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं। मान लो कि कोई इंजरी हुई है या अपॉप्टोसिस हुई है, तो जो लॉस हुआ है ना सेल्स का, उनको रिप्लेस करने के लिए ये डिवाइड करेंगे, तो रिन्यूअल जो है वो सेल्स का यहाँ पे होगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल फेजेस, जो कि वेरी कर सकती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमंस में और बडिंग एज में डिफरेंट थी, और डिफरेंट सेल्स में भी ये वेरी करती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट G0 स्टेज। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो G1 स्टेज है, G1 फेज़ है, वहाँ पे अगर कोई सेल ऐसा है जो कि इतना कैपेबल नहीं है कि वो S फेज़ में चला जाए, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, G0 स्टेज में चला जाएगा। G0 स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाइसेंट स्टेज। ये जो स्टेज है क्वाइसेंट स्टेज, ये रिवर्सिबल स्टेज होती है। मतलब अगर कोई सेल G1 से एग्जिट करके क्वाइसेंट स्टेज में आ रहा है तो वो रिवर्सिबल है इन द सेंस कि ये वाला जो सेल है ये वापस से सेल साइकिल में जाने के कैपेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाइसेंट स्टेज में जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, उनके अंदर जो रिएक्शंस होनी है वो तो हो रही हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं करें, दे आर नॉट प्रोलिफरेटिंग, दे आर नॉट एंटरिंग द सेल साइकिल बैक। ठीक है, जब तक उन्हें सिग्नल नहीं मिलता, यानी कि जब तक उन्हें सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, और जैसे ही उन्हें सिग्नल मिल जाएगा वो G0 स्टेज से बाहर आ जाएंगे, क्वाइसेंट स्टेज से बाहर आ जाएंगे और सेल साइकिल को वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। एक चीज़ होती है सेनेसेंट स्टेज। अगर कोई भी सेल सेनेसेंट स्टेज में चला गया है तो वो आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगा, यानी कि वो सेल साइकिल से परमानेंटली विड्रॉ हो चुका है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हमने सेल साइकिल और सेल साइकिल के जो फेजेस हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनके बारे में बात करी, उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी ड्यूरेशन के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल बाय सेल ग्रोथ एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नल्स। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन अनफर्ल बायोलॉजी। आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Have a good day, learners, and keep exploring. Thank you.